या मुसलमान ही हैं, लेकिन अमन का नोबेल इनाम हासिल कर चुकी म्यांमार की सबसे बड़ी लीडर आंग सान सू की पूरे हालात पर यह कहती हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक हो रहा है। इस पर मलाला यूसुफजई ने उनकी तनकीद भी की। खैर, सवाल यह है कि पूरी दुनिया फिर भी इस पर खामोश क्यों है। पीएम मोदी भी म्यांमार होकर आए हैं, जहां वो इस पर पूरी मदद का भरोसा दिलाते दिखाई दिए, तो वहीं मुल्क के अंदर वजारत दाखिला रोहिंग्याओं को मुल्क के लिए खतरा मानते हुए उनकी पहचान करने को लेकर के एडवाइजरी जारी कर रहा है। वहीं तमाम मुस्लिम ममालिक इस पर महज तमाशबीन के किरदार में दिख रहे हैं, तो ओआईसी भी बयानों तक ही महदूद हुए सिर्फ खानापूर्ति करती दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि रोहिंग्याओं पर जुल्म और सितम और उनके कत्ल और गारत पर दुनिया खामोश क्यों है। इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। जी हां, म्यांमार में हो रहे रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम रुकने का नाम नहीं ले रहा। रोहिंग्या मुसलमान दर बदर भटक रहे हैं, बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया खामोश तमाशा देख रही है। आखिर क्यों? एक खुसूसी रिपोर्ट इस पर दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। दुनिया के नक्शे में इंसानी खून से सना मैं एक मुल्क म्यांमार हूं। जानते हैं मुझे, वैसे तो मेरी पहचान में अमन लिखा गया है, लेकिन मेरे बदन से टपकता खून मुझ पर जुल्म की कहानी बताता है। मुझ पर जुल्म की ऐसी कहानी जिसे न सुना जा रहा है न सुनाया जा रहा है। मेरी कटी गर्दनों को देखकर नजरों को घुमाया जा रहा है। किसको मारा जा रहा है? बच्चों को, वो बच्चे जो फूल से नाजुक होते हैं, जिनकी मुस्कुराहट से खुश होता है खुदा, जिनकी खुशबू से महकती है जन्नत। काटा जा रहा है दूध पीते बच्चों को, मारा जा रहा है आंगन में मुस्कुराते हुए बच्चों को, मगर अफसोस कोई बोलने वाला नहीं। तो फिर ये दुनिया कैसी दुनिया है? किसकी दुनिया है? किसके लिए है? जहां बच्चों की किलकारी तलवार से खामोश कर दी जा रही है। नहीं नहीं, हमारी कोई मांग नहीं है हाकिम से, न खाने को रोटी, न पीने को पानी, न बदन ढकने को कपड़ा। लिख दो मेरे माथे पर मेरी आखिरी ख्वाहिश कि इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा। बख्श दो हमारी जान कि हम अभी और जीना चाहते हैं, कि अब कब्रें भी रोती हैं जनाजे देखकर। मना कर रहा है कब्रिस्तान कि नहीं बची मेरी चौहद्दी में जमीन के दफन हो सके इतनी लाशें। रोता है समंदर देखकर पानी में बहते मासूम जनाजे। तड़पती है आग देखकर जलती लाशें। ये दुनिया आखिर कैसी दुनिया है? किसकी दुनिया है? किसके लिए है? पूछती हैं सड़कों पर पड़ी लाशें, पूछता है लाशों से पटा रखाइन। बताओ दुनिया के खुदाओं मेरा गुनाह, बोले दुनिया की अदालतें, क्यों खामोश हैं इंसाफ के देवता? दो दुनिया वालों जवाब मेरे कत्ल का, आखिर क्यों खामोश हो तुम इस जुल्म पर? कसम है
तुम्हें मंदिर मस्जिद दरगाहों की कि बोले मेरे कत्ल पर, क्योंकि बच्चों का कत्ल सिर्फ एक मौत नहीं, इस दुनिया का बेरंग बेनूर हो जाना है। बोलो अमन की आन में नोबेल जीतने वाली जहांपनाह, तुम्हें वास्ता है लाशों का, क्योंकि अब म्यांमार नहीं रहा। ये जीना जीने जैसा नहीं है, ये दुनिया अब दुनिया नहीं रही। तकदीर थी उनकी या इत्तफाक के भाग आए वो म्यांमार की मार से, लेकिन इतना जुल्म इस दुनिया ने कभी नहीं देखा। एक इंतहा होती है जुल्म की, जब रूठ जाता है रब तो ठुकराती है दुनिया। नहीं मिल रही है कहीं पनाह, किसके हवाले छोड़ा है मुझे तू ही बता खुदा। अब मेरी जान का सवाल नहीं, तू ही अपनी दुनिया बचा, क्योंकि कौन चाहेगा ऐसी जिंदगी, किसे चाहिए ऐसी सांसें जो धड़कती हों तलवारों की धार पर। कौन रहेगा तेरी बेरंग दुनिया में, जहां मारा जाता हो मासूम बच्चों को। माना कि आना है सबको मौत, लेकिन ऐसे कौन मरना चाहेगा। खारिज करते हैं हम तेरी दुनिया, नहीं रहना तेरी दुनिया में, जहां सांस लेना मुश्किल हो, जहां पनाह मिलना मुश्किल हो। अब मुझे मेरे मरने का गम नहीं, दुनिया की खामोशी का मलाल है। मुज़म्मिल अय्यूब, ज़ी मीडिया। जी हां, शायद सैकड़ों जो रोहिंग्या मुसलमान मारे गए हैं या फिर जो इस वक्त दर बदर हैं, रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमें हमारे मारे जाने का या दर बदर होने का गम नहीं है, बल्कि दुनिया की खामोशी का गम है। और क्यों दुनिया खामोश है और मुस्लिम ममालिक खास तौर पर इसको क्यों खामोशी से सिर्फ तमाशबीन बने देख रहे हैं। तमाम बयानात तो सामने आ रहे हैं, लेकिन कोई क्यों आखिर उन्हें पनाह गुज़ीन अपने वहां बनाने के लिए तैयार नहीं है? क्यों नहीं अपनी जगह देने के लिए तैयार है, अपनी जमीन देने के लिए तैयार है? क्या सिर्फ बयान देने से, कुछ पैसे खर्च कर देने से सारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? ओआईसी क्या कुछ कर रही है? और इन सब के बीच जो मुल्क में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के सियासत हो रही है या फिर जिस तरह के हालात हैं, उस पर भी हम जरा बातचीत करेंगे कि वजारत एक तरफ तो पीएम मोदी रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के म्यांमार में जब दौरे पर थे तो कहते हैं कि हम पूरी मदद करेंगे और हर तरह से हम अमन चाहते हैं और मदद करने को तैयार है, लेकिन वजारत दाखिला मुल्क के अंदर यह कहता है कि रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान की जाए, क्योंकि यह मुल्क की सिक्योरिटी, इसकी हिफाजत के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। बहरहाल ये तमाम पहलू हैं और इन पहलुओं पर हम तफसील से बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास पैनल इस पर बातचीत के लिए जुड़ चुका है। अपने मेहमानों से आपका सबसे पहले तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में 4 खास मेहमान और एक खास मेहमान दिल्ली से हैं। हमारे साथ सलमान निजामी साहब हैं, जो कि कांग्रेस की तरफ से यहां पर मौजूद है, कांग्रेस लीडर। इसके अलावा डॉक्टर उमैर अनस साहब है, फॉरेन एक्सपर्ट, और इलियास मलिक साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और शरफुद्दीन साहब हमारे साथ हैं, शरफुद्दीन अहमद साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं एसडीपीआई के, और आनंद साहू जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, लीडर बीजेपी के। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में खुसूसी इस्तकबाल। और उमैर अनस साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाह रहा हूं कि डॉक्टर उमैर, आप ये बताइए कि जो रोहिंग्या मुसलमानों का हाल है और इस वक्त जो उनके हालात नजर आ रहे हैं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है या कोई ऐसी बहामी एक तरह से हिकमत अमली नहीं तैयार की जा सकती है तमाम मुमालिक के जरिए, जो इनको अपनी जगह पर पनाह दे या फिर उनको कहीं ऐसी कोई स्ट्रेटेजी अपनाई जाए कि म्यांमार में ही पुरसुकून तरीके से वो रह पाए? और मुस्लिम मुमालिक की खामोशी पर आप क्या कहेंगे? म्यांमार में जो कुछ हो रहा है, ये एक तहजीब याफ्ता दुनिया के माथे पर एक बेइंतहा शर्मिंदगी का दाग है। इससे ज़्यादा बदनुमा दाग कुछ नहीं हो सकता। समंदर में लाशें चल रही हैं और जो कश्तियाँ आ रही हैं लाशों को लेकर के, उनको सारी दुनिया तमाशबीन की तरह देख रही है। इतने सारे दिन हो गए हैं, 2012 में इससे पहले ये मसला उठा था और दोबारा ये उठा है। हम अभी तक ये नहीं तय कर पाए हैं कि ये रोहिंग्या के ये लोग हैं कौन। बर्मा की हुकूमत यानी म्यांमार की हुकूमत ये कहती है कि ये सारे इलीगल रिफ्यूजीज हैं, इलीगल लोग हैं जो हमारे यहाँ आबाद हैं और उनको निकालना चाहते हैं।
जो रखाइन जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहाँ की आबादी तकरीबन 30 लाख है, 2 पॉइंट समथिंग मिलियन आबादी है वहाँ की। उसमें से तकरीबन 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक आइडेंटिटी कार्ड इशू नहीं किया गया है, उसमें ज़्यादातर मुसलमान हैं। इनको आईडी कार्ड इशू नहीं किया गया है, इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है कि ये म्यांमार के सिटीजन्स हैं। सबसे बड़ा मसला यह है कि उनकी हैसियत क्या है। हम अगर इसको अगर दूसरे अल्फाजों में कहें तो एक ऐसा बड़ा तबका जो किसी भी मुल्क का शहरी है ही नहीं, स्टेटलेस हम उनको कहते हैं। अब वो कहां जाएं? तो म्यांमार में बुद्धिस्ट जो हुकूमत की तरफ भी हैं वो ये चाहते हैं कि उनको किसी तरह से निकाल दिया जाए। बांग्लादेश में भगा देना चाहते हैं क्योंकि वो बांग्लादेश के एक ऐसे बॉर्डर पर रहते हैं, इस तरह से रहते हैं जहां पर बंगला लैंग्वेज भी आ जाती है उनको, और बर्मीज लैंग्वेज जो म्यांमार की लैंग्वेज है उसको भी वो बोलते हैं। तारीखी तौर पर जो रखाइन के लोग हैं वो ये कहते हैं वो तकरीबन वहां पर 500 साल से आबाद है, और ये बात ज्यादा सच है। जो लैंग्वेजेस वहां पर चलती हैं उससे ये बात साबित होती है कि वो वहां पर बहुत दिनों से आबाद हैं। ठीक है, लेकिन सदी में वो लोग वहां गए थे। हाँ, लेकिन बर्मा की हुकूमत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और बांग्लादेश की हुकूमत उनको कबूल करने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं। इसके जिम्मेदार 3 बड़े लोग हैं मेरे नजदीक। सबसे पहले जिम्मेदार इसकी ब्रिटिश हुकूमत है, क्योंकि उसके जमाने में कई मरतबा जंगें हुई जिसकी वजह से रखाइन जो एरिया है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कई मरतबा बर्मा के पास गया, एक मरतबा हिंदुस्तान जो ब्रिटिश कंट्रोल में था उसके पास आया, और एक मरतबा जापान के पास गया। उसकी वजह से, उस डिस्प्यूट की वजह से रखाइन के जो लोग हैं वो बार बार परेशान होते रहे। और जब हिंदुस्तान आजाद हो गया 1948 में, तो उसके बाद रखाइन के बाशिंदों का सही से मुस्तकबिल तय नहीं किया गया कि वो कैसे किसके साथ रहेंगे। उसके बाद बर्मा की हुकूमत ने उसको अपने यहाँ एक आबादी में इस तरह से शामिल कर लिया कि उसमें रखाइन के जो मुस्लिम पॉपुलेशन थे उनके सारे हुकूक खत्म कर दिए गए। थोड़ा शॉर्ट में चाहूंगा, एक ब्रिटिश हुकूमत आपकी नजर में जो है जिम्मेदार, और 2 पॉइंट अगर उसके बाद बांग्लादेश की हुकूमत उसके लिए जिम्मेदार है, और म्यांमार की हुकूमत सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। और एक क्या इन 3 लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा के बात खत्म हो जाती है? क्या मुस्लिम ममालिक जो एक तरीके से खारख्वाह अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम बैनुल अक़वामी सतह पर बयानात सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि हम पैसे दे देंगे, आप उन्हें अपने जगह पर अपने यहां जगह दे दीजिए, क्या यहां तक की जिम्मेदारी इन लोगों की? देखिए, जिस तरह से इंसानी आबादी हिजरत कर रही है उसमें सबसे पहला रोल आसपास के ममालिक का होता है। ठीक है, वो कहीं दूर, बहुत दूर नहीं जा सकते। नहीं, लेकिन आखिर किस लिए बनी है? यही कोशिश है ना कि कम से कम मुसलमानों की एक तरीके से किसी भी तरह की उनको कोई परेशानी ना हो। क्या उसकी भी OIC इससे पहले भी बयानात ही दे सकती थी और आज भी बयानात दे रही है। लेकिन अगर आप ये देखें कि मुस्लिम ममालिक क्या कर रहे हैं, तो मैं इस पर बहुत ज्यादा शिकायत करने की पोजीशन में नहीं हूं, क्योंकि अगर आप सिर्फ सऊदी अरब की मिसाल लें तो सऊदी अरब में तकरीबन इस वक्त 2 लाख के करीब रोहिंग्या के मुसलमान हैं जो वहां पर आबाद है, और जिनको सऊदी अरब ने परमानेंट सिटीजनशिप, परमानेंट रेसिडेंसी दे रखी है। ठीक है, उनको शहरियत नहीं मिली है लेकिन उनको काफी मदद मिल रही है। उसके अलावा 2012 में भी पाकिस्तान अपना कोई पाकिस्तान लेकिन दरवाजा नहीं खोलता है। अगर बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश भी उन्हें दरबदर कर देता है। देखिए, फैक्चुअली ये बात दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा बर्मीज मुस्लिम वहां पर रह रहे हैं। ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इलियास मलिक साहब आप बताइए, जो आप हालात देखते हैं, अगर हम एक बैनुल अक़वामी सतह पर देखें तो रोहिंग्या मुसलमानों के आज के हालात की जो जिम्मेदार हैं वो कौन है? आपको नजर क्या लगता है? इसके अलावा क्या उनकी पुरअमन तरीके से रिहाइश के लिए कोई और कोई तरीका नहीं नजर आता है, कम से कम नजदीक मुस्तकबिल में? देखिए, इसमें सबसे पहली बात जो है वो ये है कि जिम्मेदारी वही उसी की होती है जहां रह रहे होते हैं बाशिंदे। चूंकि म्यांमार की बात है, इसलिए सही बात जो है वो ये है कि म्यांमार ही पहले जिम्मेदार है। दूसरी बाद में आप पूरी दुनिया में किसी को भी उससे ये कह सकते हैं कि वो मदद करे, लेकिन जिम्मेदारी उन्हीं की है। जो म्यांमार तो 1982 से ये बात साफ कर चुका है कि हम उनको शहरियत नहीं देंगे। नहीं, अगर सवाल इस बात का है, इतनी बड़ी आबादी जो उससे पहले वहां रह रही थी और आज भी रह रही है, वो अगर शहरियत नहीं देंगे तो फिर वो कहां जाएंगे? उसके लिए तो कोई इंतजाम होना चाहिए ना। ठीक है, अगर आप म्यांमार को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं, उसके बाद साथ में बांग्लादेश का मसला है। वो लोग अगर बांग्लादेश के बॉर्डर पर है और देखिए, इसमें बहुत सारे लोगों को इस वक्त तो सही बात है ये है कि जो मौजूदा सूरत हाल है वो ऐसी है कि ये हुकूक इंसानी का मसला ज्यादा हो गया है। ठीक है, और मैं एक बात ये जानना चाह रहा था कि चलिए ठीक है, इन सब के बीच में अगर आप म्यांमार को भी जिम्मेदार ठहराते हैं तो आंग सान सू की क्या जिम्मेदारी है? क्या वो एक काउंसलर की हैसियत से, जब वो अमन का नोबल जो इनाम जीतती हैं और आज वो इस मामले पर खामोश हैं, कहती हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक हो रहा है?
उनकी तनकीद हो रही है बैनुल अक़वामी। ये बात अभी जैसे हुई थी, ये बात 3-4 साल पहले भी हो चुकी है और ये सूरत हाल ये अब ज्यादा खराब हो गई। उस वक्त शायद इतनी ज्यादा खराब नहीं थी, लेकिन ये बात तो, ये मसला तो उठता रहा है और वो यही कहती रही है। लेकिन इस वक्त जरूरत इस बात की है कि अक़वाम मुत्तहिदा भी बोला है, अक़वाम मुत्तहिदा भी इसमें रोल अदा करे, इसमें मुस्लिम ममालिक भी रोल अदा करे, इसमें दुनिया के और लोग जो पीस की बात कर रहे हैं वो भी कोई तो रास्ता निकाले। देखिए रास्ता तो उन्हीं लोगों को निकालना पड़ेगा। पूछना चाह रहा हूं ना सर कि क्या हो सकता है आपकी नजर में, क्या हो सकता है, क्या जाहिर सी बात है, एक तो ये तरीका है कि भाई जो मुस्लिम ममालिक हैं वो कुछ अपने अपने यहाँ ले, कुछ लोगों को ले ले, कुछ को वो कहें वहां रखें, कुछ को बांग्लादेश जाएं, जो भी सूरत हाल है। देखिए ये तो फैसला उन्हीं लोगों को करना है, OIC को भी इसमें रोल अदा करना पड़ेगा और ये उन्हीं लोगों को फैसला करना पड़ेगा। ये अवाम का मसला नहीं। लेकिन उमर साहब तो सीधे कह रहे हैं कि सिर्फ बयान तक ही महदूद है, उसके आगे तो वो कर ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए मैं नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन ठीक है। शरफुद्दीन साहब जरा ये बताइए कि ये जो तमाम हालात हैं, इन हालात का कोई हल है? और इतनी बड़ी आबादी क्या वो बिना मुल्क के, बिना किसी शहरियत के रह रही है? तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा की या फिर इंसानी हुकूक की जो पामाइश करते हैं जो तमाम तंजीमें हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि कम से कम वो आगे आकर के कुछ स्टेप उठाएं, सिर्फ बयानबाजी को करके या फिर दूसरे ममालिक से अपील करके उसके आगे? देखिए, जिस तरह के म्यांमार में हालात हैं वैसे दुनिया के बहुत जगहों पर है, लेकिन इस मसले को इस तरह से समझना होगा कि म्यांमार जो है वो दुनिया के ऐसे मुल्कों में से है जिसके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। वो उसके पास ऑयल का स्टॉक 8वें नंबर पे है मुल्क में, उसके पास गैस है, और ये लड़ाई जो है एक सरमायादारी शिकंजे में ले लिया गया है म्यांमार को, जिसमें एक अलग पहलू आर्मी बैठ गई है, इसमें आर्मी बैठ गई है। इसी तरह से जिस तरह से रोहिंग्या का मसला है, वहां गिरगिटिया हिंदुस्तानियों का मसला है, हिंदुओं का मसला है, और सबसे बड़ी बात समझने की है म्यांमार में तमाम आधा दर्जन आर्म ग्रुप्स हैं जो म्यांमार हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं और जिनको चीन मदद कर रहा है और उनसे समझौता कर रहा है। अभी $25 मिलियन दिए हैं। यानी कि म्यांमार का झगड़ा जो है वो सरमायादारी का झगड़ा है, वहां पर जो इतने सारे रिसोर्सेज हैं उस पर कब्जा करने का झगड़ा है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए क्योंकि हिंदुस्तान उस रेस में हार गया है, पीछे चला गया है। आज 1800 किलोमीटर की पाइपलाइन पड़ रही है जो कि रखाइन से होके जा रही है। मसला ये है रखाइन से ऐसे लोगों को बेदखल करना है। मसला ये है कि किसी भी तरह से वहां पर जो हुकूमत है आर्मी की उसको मजबूत रखना है। और इस चीजों को देखिए, समझने की बात यह है कि वहां पर सबसे ज्यादा तेल निकलता है और वो सारा का सारा तेल एक्सपोर्ट होता है। वहां पर तेल की बहुत किल्लत है, वहां पर सबसे ज्यादा गरीबी है। इस गरीबी आप एक अलग एंगल से देख रहे हैं इस पूरे मामले को, ठीक है, लेकिन क्या उमैर अहमद साहब ऐसा ही है? उमैर अहमद साहब नहीं, इतना नहीं है। मैं इसीलिए इस बात पर मैं बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं कि म्यांमार हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको शहरियत दे, उनको आइडेंटिटी कार्ड इशू किए जाएं। सबसे पहली फुर्सत में इंटरनेशनल बिरादरी उनको इस बात के लिए प्रेशराइज करे कि उनको सारे ID कार्ड इशू किए जाएं, उनको सिटीजन तस्लीम किया जाए। ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन अगर हम मुल्क की बात कर लें तो मुल्क में ऐसे हालात क्यों हैं कि एक तरफ तो वो बैनुल अक़वामी सतह पर भी दरबदर हैं और मुल्क में भी जहां वो पनाहगुज़ीन है उन्हें शक की निगाह से देखा जा रहा है। आनंद साहू साहब, आखिर रोहिंग्या मुसलमानों को ही क्यों शक की निगाह में देखा जा रहा है? आखिर यहां पर जो रहने वाले तमाम दूसरे रिफ्यूजीज हैं उनको भी उस नजर से क्यों नहीं देखा जा रहा? क्या वो गरीब नहीं है? क्या उन्हें कोई बहला फुसला नहीं सकता है? देखिए, मुझे जो लगता है सबसे बड़ी आज जो चैलेंजेस है म्यांमार में जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनके साथ जिस प्रकार का ये घटना हो रहा है, मुझे लगता है कि जो बर्मीज लोग हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, वो शांति और सद्भावना को सबसे ज्यादा ऊपर रखते हैं। एक सांप और बिच्छू भी आता है उसको भी वो नहीं मारते हैं और वो लोग कत्लेआम कर रहे हैं। ऐसी इस प्रकार की जो लगातार न्यूज आ रहे हैं और सारे दुनिया के जो चैनल्स हैं वहां के आर्म फोर्सेस कर रही हैं, वो दिख भी रहा है। वहां की आर्म फोर्सेस कर रही है, ये सबको पता है। वहां पर आम जो बुद्धिस्ट है, मैं थोड़ा सा ये करना चाह रहा हूं क्योंकि इससे जो आप बात कह रहे हैं ना उससे ये मैसेज जा रहा है कि वहां पर आम जो बुद्धिस्ट है वो मार रहा उन्हें। एक सुन लीजिए, देखिए आप यही देखिए खालिद साहब, आपको मैं इतने देर से 20 मिनट से सुन रहा हूं। नहीं ठीक है सर, अगर कुछ गलत मैसेज जा रहा है एक बड़ा मुस्लिम, ठीक है, हाँ ठीक है, आप अपनी बात रखिए। गलत, मैं तो वही कह रहा हूं कि ये गलत हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन
आप इस बात को थोड़ा आप एकदम से नजरअंदाज मत करिए कि जिस देश में अभी एक आपके जो एक्सपर्ट हैं पैनल में वो बोल रहे थे 500 साल से हो सकता रह रहे होंगे, फिर उन्होंने ही कहा कि अंग्रेजों के टाइम से हो सकता है ये लोग कहीं दबाव में भटक गए होंगे और वहां सेटल हो गए होंगे। तो मैं ये मानता हूं कि हो सकता है कि 100 साल से भी अगर रह रहे होंगे तो वो कम नहीं होता है। कोई आदमी हमारे देश में तो 50 साल पहले भी जो लोग आए हैं उनको हमने अपने देश की मान ली है। चलिए, और वहां अगर 100 साल से रह रहे हैं तो निश्चित रूप से वो वहां के हैं। मैं दरअसल मुल्क के हालात के बारे में आपसे सीधा जवाब चाह रहा था। जो गृह मंत्रालय का एडवाइजरी है, मैं ये बता रहा हूं, मैं उस पर आपका रिएक्शन चाह रहे हो, लेकिन आप, मेरा ये कहना है, मैं रिएक्शन दे रहा हूं, मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार की घटना ना वो उनको बांग्लादेश के लोग लेना चाहते हैं ना और कोई मुल्क के लोग, इवन मलेशिया में भी जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनको भी वो कह रहे हैं हम यहां से भगाएंगे। तो ये इस प्रकार का एक जो माहौल जो बन गया, तो मुझे लगता है कि ये चिंता का विषय है। इसमें ये केवल म्यांमार का विषय नहीं रह गया, ये दिस इज एन इंटरनेशनल इशू। बिल्कुल, भारत हमेशा कंसर्न रहा है इश्यू का। कोई भी देश में इस प्रकार की घटना होती है तो उस पर कंसर्न रहता है, लेकिन भारत के लिए एक चिंता का विषय है कि दुनिया भर से जो लोग आके यहाँ शरणार्थी के रूप में रहते हैं और बाद में यही के पूर्ण रूप से वो नागरिक के रूप में अपने आप को स्थापित कर उसके बाद जब भी मौका आता है कि भारत के पक्ष में खड़ा होना है, भारत के लिए काम करना है, तो उस समय वो दूसरे देश के साथ काम करने लग जाते हैं। नहीं तो क्या ऐसा सिर्फ रोहिंग्या मुसलमानों के साथ है या फिर बाकी रिफ्यूजीज के साथ भी? नाम बताइए कौन से लोग हैं ये? सेपरेट देश मांग रहे। मैं आ रहा हूँ, सलाम, ठीक है सलमान साहब, आपके पास भी इस पर ही जवाब के बाद आपके पास रोहिंग्या मुस्लिम है, वो सेपरेट कंट्री मांग रहे हैं अभी। तो ये जो चिंता का विषय है, अगर वहां 100 साल रहते थे और उस समय कोई दिक्कत नहीं हुई, अब क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल है जी। चलिए ठीक है, ये सवाल छोड़ रहे हैं सलमान निजामी साहब। आनंद साहू साहब एक सवाल के, लेकिन हालांकि सीधे सीधे जवाब उन्होंने दिया नहीं कि आखिर एडवाइजरी क्यों जारी की जाती है और सिर्फ रोहिंग्या मुसलमानों को ही शक की निगाह से क्यों देखा जाता है। सलमान साहब, देखिए, जो अगर हिस्ट्री आप देखें, हिंदुस्तान की जो रस्म और रीति रही है कि जितने भी रिफ्यूजीज हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो श्रीलंका में जब हालात खराब हुए श्रीलंका के लोग यहाँ आए, तिब्बत के लोग जो हैं वो यहाँ बसे हुए हैं, और अफगानिस्तान के लोग यहाँ बसे हैं। 1.5 लाख से ज्यादा जो है अफगानिस्तान जब हालात खराब हुए तब हैं। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हिंदुस्तान में हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि माहौल जो पैदा किया जा रहा है, जैसे आपने जयपुर की रिपोर्ट एक पढ़ी, उसमें यह कहा है कि वहां भाजपा की सरकार है और वहां उस पुलिस की इंस्ट्रक्शंस ये आई है कि जितने भी रोहिंग्या के लोग हैं उनको वहां से हटाया जाए। तो ये जो एक हमारे देश में सबसे बड़ी जो एक एग्जाम्पल जो बहुत से सालों से एक निभाई जा रही है कि जो हमारे रिफ्यूजीज हैं उनको आपने पनाह दी है, तो ये मुसलमान पर्टिकुलरली उनको टारगेट करने का एक बेबुनियाद सा एक मकसद में नहीं। देखिए, तमाम जो माहिरीन कह रहे हैं कि अगर बाहर से कोई भी रिफ्यूजी, हिंदू अगर रिफ्यूजी आता है, चाहे वो पाकिस्तान का से हो या फिर कहीं और से, उनको तो पूरा उनके लिए तो दोनों हाथ खोल करके एक तरह से खैर मकदम किया जा रहा है। बीजेपी ने तो ये बात तमाम माहिरीन कह रहे हैं। तो क्या इसमें आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ है? मुसलमानों को डिपोर्ट कर रही है ना, उसके लिए हम खिलाफ है। नहीं किया जा रहा है। आप अरे क्या आप होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट पढ़िए ना, कहां से आए आप बैठ के? और इतना ही नहीं, इसमें एक पूरा कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेशन है। आप क्या आपको मालूम नहीं है? आपके होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि उनको यहाँ से भगा दो। आपने सिटीजनशिप एक्ट में आप तिब्बत के रिफ्यूजीज को क्यों नहीं भगा रहे हैं? आएंगे मुल्क में और श्रीलंका के रिफ्यूजीज को क्यों नहीं भगा रहे हैं? चलिए नहीं, आप ये बताइए कि सारे लोगों को अगर हम लोग रखेंगे, हमारी देश की आबादी इतनी ऑलरेडी बढ़ी हुई है और दुनिया भर के अरे पहली सरकारें कैसे उनको बसा रही थी, उनको चला रही थी। आपकी सरकार तो अपने लोगों के कुछ कर नहीं पाई। नहीं, पॉइंट ये है कि आप ये सही कह रहे हैं कि आबादी बढ़ी हुई है, लेकिन ये तरमीम करना सिटीजनशिप एक्ट में कि सिर्फ हिंदू अफगानिस्तान से आएंगे, बांग्लादेश से आएंगे, तो अफगानिस्तान के जो रिफ्यूजी आए हैं, जो श्रीलंका से आए हैं, जो तिब्बत से आए हैं, उनके खिलाफ आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये मुसलमान है, इनके खिलाफ दिक्कत है बस। कहीं से भी आए हैं, कोई भी। तो आपने सिटीजनशिप एक्ट में ऐसी तरमीम क्यों की है कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से? वो कहां चले गए? उनको क्या कर दिया मुस्लिम
देश के अंदर में। अरे पाकिस्तान, आप जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता है, आप पाकिस्तान को बीच में लाते हो। मैं हिंदुस्तान में रहा हूं, हिंदुस्तान की बात करो। आप केवल आप एक व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट द ह्यूमनिज्म? व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट योर गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल दैट? कह रहे हैं कि जो आप अपनी सरकार को पूछिए कि रोहिंग्या के मुसलमानों को वो क्यों डिपोर्ट करना चाहती हैं। आप क्या इंसानियत की बात कर रहे हैं? मुस्लिम आपको तो होम मिनिस्टर होना चाहिए अगर आप इंसानियत की बात कर रहे शरफुद्दीन साहब आपके आप मोदी जी को पूछिए क्यों पॉलिसी लाई। शरफुद्दीन साहब कुछ कह रहे हैं, आप कोई कह रहे हैं मुस्लिम राष्ट्र फिर से। साहू साहब मैं ये जानना चाहता हूं, अरे ये साहू साहब मैं जानना चाहता हूं एजेंडा है। साहू साहब यही तो आप कमजोर हो। हमारा भारत सेकुलर कंट्री है, इसमें रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आपने कानून पास करके सिटीजनशिप एक्ट में क्यों ये तरमीम की कि सिर्फ हिंदू होंगे अफगानिस्तान के तो उन्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी, मुसलमान होंगे नहीं मिलेंगी? आपने खुद तो ये कबूल किया, आप अपने मुंह से बोल रहे हैं, आप अपने मुंह से बोल रहे हैं कि ये हिंदू और मुसलमान का इशू है। हम इसी पॉइंट पर आएंगे दोबारा से बोल दिया, यही भाजपा है, सलमान निजामी साहब और शरफुद्दीन साहब मुस्लिम करवाते हैं। ये एक पॉइंट है, इस पर हम भी जरा बहस करेंगे, इस पर भी और बातचीत करेंगे और तमाम दूसरे पहलुओं पर भी जाएंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से वक्फे का है। जल्द लौटते हैं और फिर इसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो म्यांमार में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों का हम जिक्र कर रहे हैं और 13 लाख से ज्यादा की आबादी अगर इन रोहिंग्या मुसलमानों की है जो आज दर बदर हैं, आखिर उनके हालात ऐसे क्यों हैं और म्यांमार आखिर क्यों उन्हें अपने यहां शहरियत नहीं देता? इन सब के बीच मुल्क में भी इसको लेकर के क्या सियासत हो रही है, इस पर हम बात कर रहे हैं। जरा सीपीआई लीडर सीताराम येचुरी ने इस पर क्या कुछ रद्द-ए-अमल जाहिर किया है वो सुनते हैं, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ाते हैं। Humanitarian crisis, and in crisis like this, like you had the refugee crisis in Europe some time ago,
international agencies must be mobilized, and we have asked the Modi government to actually take up this matter with the United Nations Human Rights Commission and also seek the help of the International Red Cross to effect this. But we do not want these people to be deported back to Myanmar. As a humanitarian gesture, India has been known to give shelter to many refugees from neighboring countries for the past 70 years since our independence. So as a humanitarian gesture, it's a very, very grave humanitarian problem. So they should be treated as a humanitarian gesture and they should be treated as refugees in our country. This is तो कम से कम इंसानी हुकूक की पामाइश के तहत ही हिंदुस्तान को रोहिंग्या मुसलमानों को यहां पर रखना चाहिए, उन्हें पनाह गुज़ीन की हैसियत से ही सही लेकिन यहां पर शेल्टर देना चाहिए, इस तरह की बात तो कही जा रही है। लेकिन आखिर होम मिनिस्ट्री इस पर तनकीद क्यों कर रही है? होम मिनिस्ट्री को क्यों आखिर रोहिंग्या मुसलमानों से खतरा नजर आ रहा है? क्यों आखिर वो एडवाइजरी जारी करके ये कहती है कि रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान की जाए क्योंकि इससे मुल्क की हिफाजत को खतरा है? ये तमाम बातें हैं और इन सब के बीच सवाल रोहिंग्या मुसलमानों पर भी है के बारे में भी है कि आखिर क्यों वो अपने मुल्क से दरबदर हों, क्यों आखिर दूसरे मुल्क में उन्हें शेल्टर दिया जाए, अपने मुल्क में क्या उन्हें शहरियत की हैसियत, शहरी की हैसियत हासिल नहीं हो सकती है? कोई रास्ता नहीं है? इन तमाम पहलू इस पर हम बातचीत करते हैं। लेकिन आनंद साहू साहब, मैं आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूं, जहां एक तरफ सिटीजनशिप एक्ट की बात हो रही है कि आप उसमें कुछ अमेंडमेंट कर देते हैं, लेकिन एक तरफ रोहिंग्या मुसलमानों को शक की नजर से देखा जाता है। कहा जाता है कि तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो दहशतगर्दी में मुलविस होने का खतरा जाहिर करती हैं। आखिर क्या इन्हें ही बहलाया फुसलाया जा सकता है? क्या जो दूसरे रिफ्यूजीज हैं उन्हें बहला फुसला करके दहशतगर्दी में नहीं ढकेला जा सकता? सिर्फ रोहिंग्या मुसलमान को ही क्यों आखिर शक की निगाह से देख रही है हुकूमत? नहीं, सिर्फ रोहिंग्या मुसलमानों को शक की निगाह से नहीं देख रही है। पहले भी बांग्लादेशी जो रिफ्यूजी हैं यानी घुसपैठी करके अभी यहाँ भारत में आके शरण लेके रह रहे हैं, उनके ऊपर भी कई बार सरकार ने दूसरा अभी सीताराम जी जो बोल रहे थे, हाँ। सीताराम येचुरी जी, उनको वो कह रहे थे इंटरनेशनल इशू है, ह्यूमैनिटेरियन इशू है। व्हेन बंगाल में और केरल में हिंदू का कत्लेआम होता है, he never opens his mouth. His lips are sealed with a bulletproof jacket और उनका लोहे से उनका जकड़ जाता है। These people are actually dangerous for the country. I will tell you, ये लोग खतरनाक है हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए। ये लोग हमारे देश को बांटने के लिए ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। हमारा कहाँ कंसर्न है? रिपोर्ट दीजिए। ये इशू है, ये इशू है म्यांमार का। एक मिनट, अभी आप लोगों के दिमाग में क्यों आग लग रही है? आप 56 देश है दुनिया में मुस्लिम राष्ट्र, वहां के कंट्री क्यों नहीं ले रहे इनको? इनको क्यों नहीं कह रहे कि हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ भेज दो? वाई दे आर वॉशिंग देयर हैंड्स? और दूसरा, और अरे सर आप सुन लो, अगर हिम्मत है तो सुनो, वरना अपना एजेंडा चलाते रहो। मत करिए। आप हमारे देश के माननीय आपको तो मालूम नहीं है, उपराष्ट्रपति महोदय बोलते हैं हिंदुस्तान भारत मुसलमानों के लिए खतरनाक हो गया है, सेफ नहीं है। और ये आप कह रहे हैं कि ये मुस्लिम यहाँ आना चाहते हैं। अरे जब ठीक है, आनंद साहू साहब और सलमान निजामी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। शरफुद्दीन साहब, जरा ये बताइए कि अगर बात यहाँ पर रिफ्यूजीज की हो रही है तो जिस तरह के हालात हैं आप किस तरह से देखते हो? एक्ट में जो भी अमेंडमेंट किए गए उसके पक्ष मंजर में, उसके नुक्ते नजर से ठीक है। सलमान निजामी साहब, आनंद साहू साहब, मैं एजेंडा क्यों भारत के प्रधानमंत्री के सर पे क्यों थोप रहे हैं? चलिए ठीक है साहू साहब, मैं आता हूं। शरफुद्दीन साहब, यहाँ पर एक कम्युनल एंगल जरूर है इस सरकार का। आप जानते हैं कि अभी कुछ तशद्दुद हुआ था, उसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन सरकार ने कंडोलेंस सिर्फ की है म्यांमार के जो सिपाही मारे गए उनके लिए। और अभी जब गए हुए हैं तो फिर एक लिप सर्विस दी है। आप ही जानते हैं कि इनका एक कम्युनल एंगल है, तभी तो इन्होंने सिटीजनशिप एक्ट में एक तरमीम करके सिर्फ हिंदू जो अफगानिस्तान से आएंगे, वो हिंदू जो बांग्लादेश से आएंगे और श्रीलंका से आएंगे, श्रीलंका से नहीं बल्कि अफगानिस्तान बांग्लादेश से आएंगे, उनको ये नहीं, हिंदू ह्यूमन है या नहीं है बताइए? नहीं है, मोदी
मरने के लिए बात यहाँ पर रिफ्यूजी की हो रही ना, हिंदू रिफ्यूजी और मुस्लिम रिफ्यूजी की बात क्यों आ रही है? पाकिस्तान तो पहले ही मार के खत्म कर दिया। साहू साहब, साहू साहब, लोगों को मार दिया, चारों तरफ मरे। आप क्या बोल रहे हैं आप ये बताइए कि जो रोहिंग्या मारे जा रहे हैं उसमें हिंदू भी हैं, अभी 86 लोग मारे गए हैं, उनसे आपकी हमदर्दी नहीं है, आपकी सिर्फ वोट बैंक से हमदर्दी है, इसलिए नहीं तो हम तो दुख व्यक्त कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं हम। 500 जो चाहिए खाना पीना कश्मीर में लोग मार दिए, उनको व्यवस्था करना चाहिए। 250 से ज्यादा लोग मार दिए भारत में क्यों आना चाहिए? 10,000 से ज्यादा लोगों की Who you are to appeal this? Who you are to appeal this? आप कौन होते हैं कि भारत में कौन आएगा? You are nobody. Yes, if you go, you stay on the और हिंदू मरे उसके लिए आपने आज तक कौन सी आवाज उठाई? आप कहाँ थे? 4 करोड़ से ज्यादा हिंदू थे कानून और अभी कितने लोग बचे हैं? अभी आपने तो 50 सालों में हिंदुस्तान के झंडे को गिराया। आजादी के बाद से कितने 1 करोड़ हिंदू पाकिस्तान से भाग गए या मार दिए गए या उनको कन्वर्ट कर दिए गए? उसके लिए आपने कितनी आवाज उठाई? हिंदू मुसलमान की बात जाती है। ठीक है, शहाबुद्दीन साहब, सलमान साहब, चलिए हम यहाँ नहीं जाते, किसने क्या किया हम उस पर नहीं कर रहे। सलमान निजामी साहब, हम इस पर बात ही नहीं कर रहे कि किसने मुल्क के लिए क्या कुछ किया है। आनंद साहू साहब, हम इस पर बात नहीं कर रहे कि कौन किस हक से पूछ रहा है। आपको यह पता है कि इस मुल्क का शहरी अगर वो इस मुल्क का है और उसको यहाँ की नागरिकता हासिल है तो वो सवाल पूछने का मुस्तहिक होता है। आपको ये कम से कम बेसिक नॉलेज तो होगी। ठीक है आनंद साहू साहब, मैं आता हूं। ठीक है आनंद साहू साहब, उमर अनस साहब, ये बताइए, ये जो तमाम बातें हैं इन सब के बीच सियासत क्या आपको नहीं दिखती है? यहां पर हिंदू रिफ्यूजी और मुस्लिम रिफ्यूजी की बात आ जाती है। रिफ्यूजी तो रिफ्यूजी है, वो तो वैसे ही अपने वहां से दरबदर है, वो तो वैसे ही पनाह ढूंढ रहा है, वो तो वैसे ही एक शेल्टर ढूंढते हुए आया है, वो अपना मजहब लेकर के साथ में आता है, लेकिन कम से कम वहां पर तो वो अपने मजहब को आगे नहीं रखता है। बहुत ही सरकार क्यों आखिर ये बात करती है कि हिंदू रिफ्यूजी और मुस्लिम रिफ्यूजी की बात कहां से आ जाती है? ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि इस मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि इस्लाम और मुसलमानों से जुड़ी हुई हर बात को शक की निगाह से देखा जाएगा। अब अगर मुस्लिम रिफ्यूजी कहीं से आ रहा है, चाहे वो, मैं शायद हमारे साहू जी को ये बात पता नहीं है कि ये जो बहुत सारे रखाइन में जो लोग हैं, ये एक जमाने में ये हिंदुस्तान के भी हिस्सा थे और हिंदुस्तानी हैं। यहां से उनको बहुत सारे लोगों को ले जाया गया, बहुत सारे लोग वहां पहले से आबाद थे, बहुत सारे और असल में तशद्दुद की वजह तो यही है। अगर वो हिंदुस्तानी हैं तो हमारे उमर साहब, क्या असल में तशद्दुद की वजह यही नहीं है? लेकिन वहां पर उन्हें मारा ही इसीलिए जा रहा है कि वो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे या फिर उनके जरिए आए थे। इसी वजह से अरे वोट बैंक तो आप कर रहे हैं जो आपने यूपी में किया। सलमान साहब, उमर साहब का मैं रिएक्शन लेना चाहता हूं की बातें करके क्या वोट बैंक की बात कर रहे हो? सलमान साहब मैं आता हूं। की तरफ से, हमारी हुकूमत की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की भी तरफ से आप देखेंगे कि एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि रखाइन से आने वाले लोग मुसलमान हैं, इसलिए वो देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। और ये बात बिल्कुल, अगर मुसलमान नहीं होते तो शायद खतरा नहीं होता। अगर वो मुसलमान नहीं होते अरे खतरा तो देश को सबसे ज्यादा खतरा इन आरएसएस वालों की से है। और सुनिए तस्लीमा नसरीन ने भी यही बात तरीके से देश के लोगों को मरवा रहे हैं। आईएसआई के एजेंट है। मतलब यह है कि तस्लीमा नसरीन भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन की तरह से बोल रही हैं कि उनको इस हिंदुस्तान में आने की क्या जरूरत है, वो कहीं और क्यों नहीं जाती। वो बात जो बीजेपी कहना चाहती थी वो बात लेकिन पड़ोसी ममालिक की जो जिम्मेदारी होती है शायद तस्लीमा नसरीन नहीं जान रही है। बहरहाल हम उस पर नहीं जाएंगे। मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत ही ताकतवर मुल्क है। अगर वो एक मर्तबा म्यांमार को डांट दे तो म्यांमार की हिम्मत नहीं है कि वो इतने सारे लोगों को जाने दे। सिर्फ एक मर्तबा समझाने की जरूरत है, इतना ताकतवर। ठीक है, लेकिन इलियास मलिक साहब, ये जो तमाम बातें निकल करके सामने आ रही हैं, चाहे यहाँ पर इंसानी हुकूक का मामला हो, चाहे वो बैनुल अक़वामी सतह पर जो हालात दिख रहे हैं, जो मुल्क के अंदर इसको लेकर के सियासत हो रही है, इस पर आप क्या कह रहे हैं? नहीं देखिए, इंसानी हुकूक का ही मसला सबसे ज्यादा है। नहीं, लेकिन क्या इस पर मुल्क में सियासत नहीं हो रही है? हिंदू रिफ्यूजी और मुस्लिम रिफ्यूजी में बांटा जा रहा है रिफ्यूजीज को भी। यहाँ डिस्कशन हो रहा है, यही हिंदू मुसलमान की बात हो रही है और सियासत हो रही है, जबकि इस वक्त इसका कोई मौजू नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल अलग है और उसमें किसी तरह की कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। ये तो इंसानी हुकूक का मसला है। इंसानी हुकूक की बुनियाद पर यह चीज होनी चाहिए। हर जगह जहां भी है,
हिंदुस्तान में हो या कहीं भी जहां भी ये गए हैं, ये रिफ्यूजी की हैसियत से रह रहे हैं। और रिफ्यूजी बाकायदा दुनिया में सब जगह दूसरे मुल्कों में लोग जाते हैं और वो रिफ्यूजी नहीं, इलियास मलिक पड़ोसी साहब, मुल्क है हिंदुस्तान। इलियास मलिक साहब, हिंदुस्तान ने भी रोहिंग्या बहुत मुसलमानों को की मौका बात तो हम दिया कर रहे हैं कि कोई ठीक बात नहीं है, हिंदुस्तान में वो तकरीबन 40,000 की तादाद में हैं अलग अलग रियासतों में, लेकिन क्या सिर्फ रोहिंग्या मुसलमान हैं यहां पर जो रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं? रिफ्यूजी तो नहीं, पहले ज्यादा भी बता आए रहे हैं, हैं। फिलहाल वक्त में कौन रोहिंग्या मुसलमान ही नहीं है, यही तो तिब्बत मैं के आपसे हैं, जो बात कहना अफगानी चाह रहा हूं, हैं, यही श्रीलंका कहना के। चाह रहा हूं कि बात सिर्फ ये नहीं, बात देखिए, ये मसला अगर हल होगा तो सिर्फ और सिर्फ इंसानी हुकूकी पर ही हल होगा, ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पर। इसलिए कि इतने लोग जो भी दुनिया में हैं, सिर्फ यहीं तो नहीं आए, और भी जगहों पे गए, और जो वहां मौजूद हैं वो कहां जाएंगे? उनके लिए मुझे क्या एक बात तरीका बताइए। होगा? तो ये ठीक है। मसला तो हल होगा, आज नहीं ठीक होगा, है। कल होगा, ये मसला तो हल होगा ही होगा, वरना बात इतने लोग इंसानी जाएंगे हुकूक की है, कहाँ? लेकिन ठीक है, कहाँ जाएंगे? हम इस पर भी आएंगे कि आखिर रोहिंग्या मुसलमानों को दहशतगर्दी से जोड़ करके बार बार क्यों देखा जा रहा है? एडवाइजरी जारी की जा रही है, तमाम जो वजीर हैं उनके बयानात सामने आ रहे हैं, और क्या अगर वो मुसलमान नहीं होते तो उन पर शक नहीं होता? ये अपना एक, हाँ, बिना इसी रिपोर्ट पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए हम इस पर बातचीत करेंगे। चलिए इस पर इस वक्त तफसील से बात करेंगे, इस पर रिएक्शन लेंगे, लेकिन वक्त एक और छोटे से वक्फे का है। जल्द होते हैं हाजिर, ब्रेक के बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।
तो आज का मुद्दा में बात रोहिंग्या मुसलमानों की कर रहे हैं कि आखिर क्यों इस पर पूरी दुनिया खामोश नजर आती है और सिर्फ तमाशबीन बनी हुई है। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। शरफुद्दीन साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। ये जो तमाम हालात है, ठीक है, हालात तो ऐसे बन गए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हमने इस पर भी बात कर ली, लेकिन हल की भी अगर हम जब बात करते हैं तो क्या कोई सूरत हाल ऐसी नजर आती है कि रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार में ही पनाह मिल सके, पुरसुकून और पुरअमन तरीके से वो वहां रहे, या फिर यही रास्ता बचता है कि उन्हें वहां से हटा करके बांग्लादेश, सऊदी अरब, हिंदुस्तान, थाईलैंड, पाकिस्तान, यहीं पर ही एक रिफ्यूजी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़े? अगर ये रास्ता अपनाया गया कि उन तो फिर दुनिया भर की डेमोग्राफी बदल जाएगी और सब जगह से लोगों को हटाया जाएगा और दूसरी जगह बसाया जाएगा। ये हल नहीं हो सकता। हल ये है जो सबको कबूल है कि एक जिनेवा कन्वेंशन है, ह्यूमन राइट्स चार्टर है, उसकी बुनियाद पर यूएनओ को फौरन इंटरवीन करना चाहिए, वहां फोर्स भेजना चाहिए और वहां रिस्टोर करना चाहिए राइट्स को। पहली बात तो ये। दूसरा ये क्या किरदार सही निभा रहा है इस वक्त? यूएनओ नहीं निभा रहा है, इसीलिए पूरी दुनिया को एक खड़ा हो जाना चाहिए, यूएनओ को मजबूर करना चाहिए। आज हमने शुरू किया है, हमने इतना बड़ा एहतजाज यही किया है, यूएनओ को हमने आज एक दिया है मेमोरेंडम कि आप फौरन से प्रोएक्टिव रोल अदा करिए जिससे कि वहां चार्टर को, जो ह्यूमन राइट्स चार्टर है, उसको लागू किया जा सके। दूसरी बात यह है कि यूएनओ ने जो कोफी अन्नान साहब को अपॉइंट किया था कि आप वहां पर जाइए, रिपोर्ट लगाइए और रिकमेंडेशन दीजिए, उनके रिकमेंडेशन आ गए, अब तक यूएनओ ने उनको लागू नहीं कर रहा है। तीसरी बात यह है कि रोहिंग्या खुद भी कह रहे हैं हिंदुस्तान से कि आप इंटरवीन करिए, हमारे मसले को तय कराइए, जिस तरह से चाइना दूसरे आर्म फोर्सेस के मसलों को तय कर रहा है। और हमारे भारत को भी इस सिलसिले में आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि हमारी सरहद उनसे मिली हुई है। अगर रोहिंग्या का मसला चलता रहेगा, हमारी सरहद भी मुश्किल में पड़ेगी और हमारे हालात भी खराब हो जाएंगे। ठीक है, मैं एक छोटा सा रिएक्शन और चाह रहा हूं कि चलिए ये बताइए, चलिए ठीक है ऐसा होना चाहिए, लेकिन म्यांमार को आखिर किस तरीके से उस पर दबाव डाला जाए, मॉरल प्रेशर कैसे उस पर बिल्ड हो कि वो अपने वहां कम से कम उन्हें शहरियत देने के लिए तो राजी हो जाए, उन्हें वहां पर एक इज्जतदार जिंदगी, वहां के शहरी होने के नाते रहने के लिए, सुकून पुरअमन तरीके से रहने के लिए राजी हो जाए। मैं पहले ही अर्ज कर रहा हूं कि यूएनओ को फौरन जनरल बॉडी की मीटिंग बुला के फौरन रेजोल्यूशन पास करके वहां पर फोर्सेस भेजना चाहिए। अभी अभी उस जरूरत आन पड़ी है, जिस तरह से लोगों का, बच्चों का कत्ल हो रहा था, जिस तरह से गर्दनें चॉप की जा रही हैं, दरख्तों में बांध बांध के जिस तरह से कत्ल किए जा रहे हैं, आगे लगाई जा रही, पूरे के पूरे गांव की इतनी क्लींजिंग हो रही है, यूएनओ को फौरन इंटरफेरेंस करना चाहिए, वरना यूएनओ की जरूरत क्या है? पोप तक भी इसको लेकर के बाकायदा प्रेयर कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा अपनी जिम्मेदारी निभाती नहीं नजर आ रही है। उमर अनस साहब, देखिए, दबाव के दो रास्ते हैं, दो जरिए हैं जिससे दबाव बनाया जाता है म्यांमार के ऊपर। पहला दबाव या तो चाइना बनाए और हिंदुस्तान बनाए, दोनों बड़े ममालिक ऐसे हैं जो जिनके बहुत डायरेक्ट इंटरेस्ट है इस कंट्री के अंदर, म्यांमार के अंदर। मैं आपको बता सकता हूं कि अगर हिंदुस्तान या चाइना दोनों में से कोई एक कंट्री भी म्यांमार पर दबाव बनाना चाहे तो बहुत आसानी के साथ बना सकता है, लेकिन अभी दोनों ममालिक इस पर दबाव बनाने की पोजीशन में। दूसरी बात यह कि पीएम मोदी के दौरे से जो उम्मीदें थी वो कितनी पूरी हुई? मुझे लगता है कि पीएम मोदी ने बहुत ज्यादा कोशिश इस बात की है कि वो रखाइन मामले पर बहुत ज्यादा जो है डायरेक्टली कोई बात ऐसी कहें, क्योंकि हिंदुस्तान के और म्यांमार के रिलेशन पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छे नहीं थे। जिक्र तो किया उन्होंने, लेकिन नहीं, अभी हमारा मुल्क इस बात की कोशिश में है कि बर्मा से हमारे रिलेशन दोबारा इंप्रूव कर जाएं। अभी जो खोई हुई जमीन थी उसको वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस मामले को बहुत ज्यादा चढ़ाने, लेकिन मतलब जिक्र के प्रोएक्टिव रोल निभाने की बात नहीं की। निभाने की उन्होंने कोशिश नहीं की। वहां के मिनरल्स में हिस्सेदारी पैदा करना है, तेल लेना है, और इसी की बात करने मोदी गए हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि रोहिंग्या क्या हो रहा है, उससे ज्यादा जरूरी रोल जो प्ले कर सकता था वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल है, जहां पर एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास करने के लिए सारे मुस्लिम ममालिक को, हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को, सभी ममालिक को प्रेशर बनाना चाहिए। अगर वहां से एक रेजोल्यूशन पास हो जाए जिसमें यह कहा जाए कि इन बाशिंदों को वापस अपने मुल्क में लिया जाए और वहां उनको सही इलाकों में बसाया जाए, उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए, तब मैं समझता हूं कि म्यांमार ऐसे रिजोल्यूशन को मानने के लिए मजबूर होगा। और नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि आखिर इंतजार किस बात का हो रहा है? फिर मुस्लिम ममालिक की बात कर लें या फिर सिर्फ ओआईसी के जितने भी रुकन हैं, अगर वो ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा पर प्रेशर बिल्ड करते हैं तो क्या वो काफी होगा? हिंदुस्तान अगर आगे नहीं भी आता है प्रेशर बिल्ड करने के लिए, पाकिस्तान नहीं भी जाता है, तो फिर किस तरीके से, क्या किसी चीज का इंतजार हो रहा है? अक़वाम मुत्तहिदा में अभी जितना प्रेशर बनना चाहिए, मिसाल के तौर पर सऊदी अरब ने बहुत ज्यादा डिमांड, बहुत ज्यादा मुतालबा नहीं किया है,
बहुत सारे जो ताकतवर ममालिक हैं उन्होंने बहुत ज्यादा इसका मुतालबा नहीं किया है। इलाकाई तौर पर जैसे इंडोनेशिया ने थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश की है, मलेशिया ने थोड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो नाकाफी है, वो काफी नहीं हो रहा है। टर्की के बारे में आप देख सकते हैं कि उनके सदर ने एर्दोगान ने अभी डायरेक्टली आंग सान सू की से बात की है फोन पर और उनसे कहा है कि तशद्दुद को फौरी तौर पर रुकवाया जाए। आज उनकी जो वाइफ है टर्की की, जो फर्स्ट लेडी है, वो आज बांग्लादेश में है, वहां के रिफ्यूजी कैंप्स का दौरा कर रही हैं और दौरा करके वो सारे लोगों से मुलाकात कर रही हैं, जो इस बात की दलील है कि वो बहुत एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहते हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। अब मसला यह है कि एक ऐसे वक्त में जब सारी दुनिया बर्मा की तरफ देख रही है और आना चाहती है, वहां कोई रोल प्ले करना चाहती है, ऐसे में हमारा मुल्क खामोश बैठा रहे, उसका कोई रोल नहीं। तो हम विश्व गुरु बनने की बात अगर करते तो क्या हम ऐसे में विश्व गुरु बन पाएंगे? बिल्कुल नहीं बन सकते। ठीक है, इलियास मलिक साहब। नहीं, इस वक्त तो देखिए ये जो सूरत हाल है, इसमें आलमी बिरादरी जब तक कोई रोल नहीं अदा करेगी तब तक ये मसला वही तो बात है सर, किस इंतजार किस बात का हो रहा है? नहीं, इंतजार नहीं हो रहा है। देखिए लोग बोलने लगे हैं, अभी जिक्र आया तुर्की का, अभी ईरान का, इनका, सऊदी अरबिया का, तमाम ममालिक की बातें हो रही हैं। देखिए इतना ज्यादा कभी भी ये मसला इस तरह हाईलाइट नहीं हुआ था, ना इतना ज्यादा इस शक्ल में कभी पेश हुआ। नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा तो सर ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा सताए हुए रोहिंग्या मुसलमान हैं, लेकिन फिर सिर्फ इतनी सिर्फ बयानबाजी में क्या काफी है? अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकायदा कोफी अन्नान को वहां कमेटी बना के उसका जिम्मेदार बनाया, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी है। अब जो सूरत हाल है प्रोसेसिंग में है, प्रेशर बन रहा है, ये आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल प्रेशर नहीं बना। जो अच्छा फिर मीडिया का दौर है, चीजें निकल के लोगों तक आ रही हैं। कभी पिछले दिनों में जब मीडिया इतना एक्टिव नहीं थी तो बहुत सारी चीजों को लोगों को पता ही नहीं चलता था, आज चीजें पता चल रही हैं, माहौल बन रहा है। मैं ये समझता हूं कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई हल आलमी बिरादरी निकालने के लिए मजबूर हो जाएगी और निकालना पड़ेगा, और अक़वाम मुत्तहिदा भी यकीनन इसमें इन्वॉल्व होगा। ये बात सही है कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पर जो आलमी बिरादरी है, जो ममालिक हैं, वो निकले और अक़वाम मुत्तहिदा पर इस सिलसिले में प्रेशर बना के इस मसले को हल कराएं। ठीक है, आनंद साहू साहब, क्या आपको लगता नहीं है कि इसमें हिंदुस्तान को भी एक प्रोएक्टिव रोल अदा करना चाहिए, किरदार, मरकजी किरदार में आ जाना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से जैसे कि हमारे प्रवक्ता बहुत सारे ये कह रहे थे कि भारत एक वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया को अपना परिवार मानता है और विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से हर तरह से, हर पहलू से इन विषयों का तुरंत रोकथाम होनी चाहिए। इसके लिए हमारे निश्चित रूप से सरकार ने भी और तमाम हमारे जो लीडर्स हैं उन लोगों ने भी अंदर से जरूर प्रयासरत होंगे और कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह से बात को एक पॉलिटिकलाइज करने की जो षड्यंत्र हो रहा है, मैं समझता हूं उससे समाधान नहीं है। लेकिन सर मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जब हुकूमत खुद डिस्क्रिमिनेशन करेगी तो क्या उस पर आवाज नहीं उठेगी? अगर कुछ इस तरह की बात आएगी, हिंदू रिफ्यूजी, मुस्लिम रिफ्यूजी की जब बात आएगी, जब रोहिंग्या मुसलमानों को ही दहशतगर्द की नजर से देखा जाएगा तो सवाल पूछे जाएंगे ना। फिर मुस्लिम की बात नहीं है, लेकिन एक चीज मुझे बहुत बढ़िया सवाल अच्छी है, लेकिन यही सवाल हमारे जब कई करोड़ हमारे जो पाकिस्तान, बिल्कुल सर, उस पर भी पूछा जाता है। कौन कहता है कि हिंदुओं को यहाँ पे शरण ना दी जाए? सवाल आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, सिर्फ एक सवाल, एक सवाल मेरा सुनिए आप। एक सवाल आपसे ये है कि हिंदुस्तान में इतने रेफ्यूजी हैं तो सिर्फ आपने रोहिंग्या के रेफ्यूजी मुसलमानों के क्यों आपने डिपोर्ट करना चाहते हैं? यही हो रहा है, यही बोलिए, एक सवाल बोलिए, इसका जवाब दीजिए। क्यों सिर्फ एक मुसलमान जो वहां से आए उनके खिलाफ उनको आप डिपोर्ट करना चाहते हैं? श्रीलंका के से जो रिफ्यूजी आए उनको डिपोर्ट करेंगे, जो अफगानिस्तान से आए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं है? तिब्बत से जो आए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं है? ये मुसलमान हिंदू ये आपस में जो आपने राजनीति ये हिंदुस्तान को ये बदनाम कर रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त हिंदुस्तान को इस नजर से देखा जा रहा है कि आपका पड़ोसी मुल्क से लोग आ रहे हैं लेकिन आप उसको यहां से डिपोर्ट करके वापस ले जाते हो। क्या संदेश है? मोदी जी आप उस वक्त वहां गए जैसे आपने कश्मीर में लोग मर रहे थे, मोदी जी यहां से साउथ अफ्रीका गए और ढोल बजाया। अरे शर्म आनी चाहिए आप जैसे प्रधानमंत्री को, आप जैसे प्रवक्ताओं को, ठीक है सलमान गवर्नमेंट को। ठीक है सलमान निजामी साहब, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। और आनंद साहू साहब, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। उमर अनस साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं।
जरा फाइनल कमेंट के लिए ये बताइए कि ये तमाम बातें हैं, अब क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि कम से कम प्रेशर बिल्डिंग होने लगी है और इत्तलाती तकनीक का जमाना है, इत्तलाती तकनीक के कम से कम दौर में चीजें छिप नहीं रही हैं और अब आने वाले वक्त में क्या उन्हें उनका हक मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल ये। मेरे नजदीक जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास नहीं हो जाता तब तक की किसी भी किस्म का प्रेशर बिल्डअप नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी सोल्यूशन के लिए जरूरी है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में यह मामला जाए, वहां पर सारी आलमी ताकतें बैठ करके एक मुत्तफका तौर पर एक रेजोल्यूशन पास करें और उसमें यह तय पाए, उसूली तौर पर यह तय पाए कि सारे रखाइन के लोग जो आज बाहर चले गए उनको वापस उनके मुल्क में आबाद किया जाए। जब तक एक ऐसा, जैसे देखिए इसी तरह का रेजोल्यूशन यमन के भी पास हुआ है, बहुत सारे मुल्कों की जरूरी है कि कम से कम प्रोएक्टिवनेस दिखनी चाहिए, सिर्फ बयानात तक नहीं होने चाहिए। ठीक है उमर साहब, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं कि केनिया में हिंदुस्तानी थे, वहां पर केनिया में हिंदुस्तानियों के खिलाफ फसादात हुए और उनको ब्रिटेन ने वापस लिया और आज वो ब्रिटिश सिटीजन है। इसी तरह से जो रखाइन में जो लोग वहां पर हैं उनके बारे में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक रेजोल्यूशन पास करे और उनको वापस और रेजोल्यूशन ये कि कम से कम के लिए उन्हें वहां की शरीयत मिले, वहीं की शरीयत, उसके अलावा उससे नीचे कुछ भी मंजूर ना हो। कोई बात नहीं। चलिए आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद साहू साहब, माफी के साथ मैं आपके पास नहीं आ रहा हूं, वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। आप सभी मेहमान जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इतना तो तय है कि बात अब निकल चुकी है और सिर्फ ये म्यांमार तक या फिर हिंदुस्तान या फिर बांग्लादेश, थाईलैंड या तुर्की तक नहीं है, बल्कि ये बैनुल अक़वामी सतह पर भी बहस व मुबाहिसा का एक सबब बन चुका है। जरूरत है कि इस पर प्रोएक्टिव रोल भी तमाम जो तंजीमें हैं वो अदा करें और रोहिंग्या मुसलमानों को उनका हक दें और हक यही है कि म्यांमार में उनकी शहरियत पक्की हो। आज का मुद्दा में बस इतना ही। नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं इस वक्त सलाम हिंदुस्तान। मैं हूं इमरान खान आपके साथ। आइए आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ।
रोहिंग्या मुसलमानों की हुकूमत हिंद से मदद की अपील, बोले वापस जाने से बेहतर है यहीं मर जाना। दिल्ली में बर्मा सफारतखाने पर भी मुजाहरा, आंग सान सू की से नोबेल एजाज वापस करने का मुतालबा। 1993 की मुंबई सीरियल ब्लास्ट में अबू सलेम और करीमुल्लाह को मिली उम्र कैद की सजा। टाडा की अदालत ने ताहिर मर्चेंट और फिरोज अब्दुल राशिद को फांसी की सजा सुनाई। नहीं रुक रहे हैं मुल्क में ट्रेन हादसे, सुबह यूपी के सोनभद्र में शक्तिपुंज एक्सप्रेस हादसे का शिकार, तो दोपहर में रांची दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का इंजन पटरी से उतरा। आरजेडी सरबराह लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को